तो देखो मोशन पहले समझते हैं कि मोशन क्या होता है। कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी प्लेस से दूसरे की प्लेस में जब जाती है, मतलब समझ लो ए से बी जाती है, तब उसको क्या बोला जाता है? वो किस में है? मोशन में। मोशन एक प्रकार का क्या है? स्टेट है बॉडी का। स्टेट अगर मैं जब भी बोलूं तो फिजिक्स में स्टेट का मतलब होता है दो प्रकार की चीजें, रेस्ट और मोशन। तो हम अभी सिर्फ मोशन के ऊपर स्टडी करेंगे तो इसी में सीमित रहते हैं। स्टेट मतलब ये भी याद रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मोशन में है तो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि न्यूटन का पहला लॉ बोल के रखा है अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। तो इस चैप्टर में हम जब मोशन की बात करेंगे तो हम हर एक वो टर्मिनोलॉजी को देखेंगे जो मोशन से एसोसिएटेड रहती है। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ, तो वो क्या क्या चीजें लाता है, समझ है कि नहीं? सबसे पहले जब वो मूव करता है तो उसके पास आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ क्या आता है? डिस्टेंस जब करता है तो उसका वेलोसिटी या फिर बोल सकते हैं स्पीड। सेम यहां पे डिस्टेंस के साथ दूसरी चीज भी यूज की जाती है, वो बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी स्पीड। अब वेलोसिटी स्पीड के साथ एक और टर्मिनोलॉजी लग जाती है, वो होता है एक्सीलरेशन। तो टोटल हमारे पास ये सब कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी स्पीड और एक्सीलरेशन। समझ आया कि नहीं? ये एक दूसरे के ऊपर एक लाइन में इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे मैं आगे, तो समझना आना चाहिए कि क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बिटवीन क्रिएट करते हैं, मगर उससे पहले डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब एक बॉडी कितना पाथ ट्रेवल कर रही है। एक्चुअल मतलब पूरा। दूसरी चीज डिस्टेंस की सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी मतलब ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगी। और डायरेक्शन से मेरा ये मतलब है कि अगर मैं एक्सिस बना दूं, समझ लो, तो ये तुमको पता है इस साइड नेगेटिव होता है और इस साइड पॉजिटिव होता है। इस तरफ जाओगे तो गिनती बढ़ते जाएगी, इस तरफ जाओगे तो माइनस होते जाएगा। तो ऐसी चीजें जो अपने बैक साइड जाएगी, मतलब एक्सिस में मूव करेगी, तो कम होते रहेगी, आगे मूव करेगी तो क्या होते रहेगी? ज्यादा होते रहेगी। उसको बोला जाता है डायरेक्शन डिपेंड होना। डिस्टेंस डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती है, मतलब इसका ये मतलब है कि उसके लिए ये साइड भी पॉजिटिव रहेगा और ये वाला साइड भी पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या होते जाएगा? प्लस है, मतलब ऐड होते जाएगा। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा चीज क्या है डिस्टेंस के बारे में? कि डिस्टेंस हमेशा जब बॉडी मूव करती है, मोशन में रहती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए उसको क्या चाहिए? फोर्स की जरूरत है, क्योंकि वो मोशन में आएगा, स्टेट चेंज होगा। और ये फोर्स ज्यादातर हम क्या देखेंगे? दो टाइप से निकलेगा। या तो एक्सटर्नल फोर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग में देना पड़ता है, या तो इंटरनल फोर्स जो हम अपनी बॉडी में देते हैं, मसल्स को। अब एक्सटर्नल फोर्स की जब भी मैं बात करूंगा तो हमेशा याद रखना इंजन लेके चलना। कोई कार समझ लो मूव की, जैसी वो मोशन में आएगी तो सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, सर वो मोशन में है, मतलब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। समझ आया कि नहीं? डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो पक्का एक्सटर्नल एजेंट लगेगा उसको। और वो एक्सटर्नल एजेंट कौन दे रहा है उसको? इंजन, क्योंकि कार है, क्योंकि न्यूटन ने बोल के रखा है। तो जब वो ट्रेवल करेगी तो मान लो कि पाथ कुछ ऐसा है, यहां से यहां 5 किलोमीटर है मान लो, यहां से यहां मान लो 10 है, यहां से यहां मान लो 5 है, यहां से यहां 10 है और यहां से यहां 5 है। तो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगी सर, क्योंकि देखो इस साइड गया तो ऐड, इस साइड भी ऐड, मगर अगर एक्सिस में रहेगा तो इस साइड नेगेटिव होता है एक्सिस। तो वो तो डिस्टेंस तो स्केलर है सर, तो हमेशा ऐड होते रहेगी। तो 5, 10, 15, फिर इस तरफ गई 15, 5, 10, 15, 5, 20, कितना? 35। तो टोटल डिस्टेंस ऐड होके कितना आ गया? 35 किलोमीटर। समझ आया कि नहीं? अब जब ये मूव कर रही होगी तो ऑफ कोर्स इसके पास क्या आएगा? स्पीड, है कि नहीं? और टाइम तो फ्रीज नहीं होगा,
तो टाइम की भी बात करेंगे। डिस्टेंस, अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस, एक डिस्टेंस था 40 किलोमीटर का, मान लो मेरे को टाइम लग रहा था 1 घंटा, तो और मैंने बोला कि डिस्टेंस इस बार 40 किलोमीटर है बट टाइम लगा इस बार आधा घंटा, तो दोनों केसेस की अगर मैं बात करूं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की, और अगर मैं पूछूं किसमें स्पीड ज्यादा थी, किसमें स्पीड ज्यादा थी, तो तुरंत तुम्हारे का आंसर क्या आएगा सर? इस वाले केस में स्पीड ज्यादा है, जबकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, टाइम ने बता दिया कि स्पीड ज्यादा है। मतलब स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई टाइम के, कि सर कहीं जाने में अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब आपकी स्पीड क्या है, कहीं जाने में आपको टाइम कम लग रहा है मतलब आपकी स्पीड क्या है। तो बिना डिस्टेंस के हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? अब डिस्टेंस का इसलिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्पीड इंटू टाइम, मतलब डिस्टेंस एक स्केलर, स्पीड स्केलर, टाइम भी स्केलर। इन सब का वैल्यू तुम कभी नेगेटिव नहीं देखोगे। एक और तरीका है ये समझने का कि स्केलर कब होता है और वेक्टर कब होता है। स्केलर तब होता है जब हर बार उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू अगर आता है तो समझ लेना कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ आया कि नहीं? अब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट किसका? डिस्टेंस का। ठीक है, जो कि हमेशा क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है, घटते जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो आती है वो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है सर शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रेवल। अब अगर मैं बेसिक डेफिनेशन से बात करूं, कोई भी बॉडी अगर मूव करती है अपनी स्पीड से तो नॉर्मल लॉजिक है कि वो डिस्प्लेसमेंट करते समय क्या होगी? अपना पाथ ट्रेवल करेगी। और हम अगर अपने घर से निकलते हैं तो घर से हम जब भी निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं? सबसे दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि हमको कम से कम समय लगना चाहिए, कम से। तो जब होल जर्नी की बात होगी तो हमेशा क्या याद रहेगा? डिस्टेंस। और जब उसी में हम शॉर्टेस्ट पाथ कोशिश करते कि मैं यहां पे जल्दी पहुंच जाऊं, मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊं, तब मेरी बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। और जहां मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ दिख जाता है मैं स्पीड अपनी क्या करता हूं? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तेज करता हूं, कम करता हूं। तो मैं स्पीड को क्या दे रहा हूं? डायरेक्शन दिया। डिस्टेंस को भी मैंने क्या दे दिया इस बार? ताकि भाई शॉर्टेस्ट पाथ हो तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा अपना एक्चुअल पाथ, तभी मैं पहुंच पाऊंगा। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन बन जाता है हमारा वेलोसिटी, और डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन हमारा बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन आ गया तो स्केलर नहीं, ये कहलाएगा वेक्टर। समझ आ गया? पक्का? अच्छे से। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, मतलब सर ये एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट चलाएगी, है कि नहीं? मतलब जाते समय और आते समय आपको क्या करना पड़ेगा सर? माइनस। ठीक। एक्चुअल में जब हम बॉडी मूव करती है तो हमारी बॉडी स्केलर की तरह मूव करती है, मतलब हम कितना भी घूमे हमको ऐड करना ही पड़ेगा। टाइम कभी रुकता नहीं है कि नहीं? स्पीड ज्यादा कम, डिस्टेंस ज्यादा कम हो सकता है। डिस्टेंस अगर ट्रेवल करते जाऊंगा तो हमेशा क्या होते जाएगा? ज्यादा ही होते जाएगा। स्पीड एक चीज ऐसी है जो ज्यादा कम हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में आ गया वेलोसिटी इंटू टाइम। कितना आ गया समझ में? पक्का? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन बोल रहा था? अगर अच्छे से पाथ बना के देखेंगे, इसको रब करके, कि मान लो तुम एक जगह से स्टार्ट किए, बी, सी, ये डी। ए से बी मान लो तुम्हारा 10 है, बी से सी तुम्हारा भी 10 है, बी से डी तुम्हारा 5 है और डी से ये 5 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम ए टू बी? तो सर 10।
और अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है तो भी 10 सर। क्योंकि क्यों सर 10 आ रहा है? क्योंकि तुम खुद देखो कि ए से बी के जाने के लिए कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं। मतलब इससे एक डिफरेंस पता चला कि सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है जब स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है, समझ आ गया? पक्का अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 2, सर डिस्टेंस कितना हुआ? ए से बी, बी से डी, डी से सी, फिर डी से ए। कहां गया मैंने? ए से बी। जब ए से बी गया तो कितना हो गया? 10। डिस्टेंस है तो ऐड होते जाएगा। बी से कहां गया? डी, 5। डी से कहां गया? सी, कितना? 5। सी से फिर कितना चला गया? और सी से ए कितना है? 10, 10, 20। टोटल डिस्टेंस हो गया सर 40 किलोमीटर। ठीक, अब सर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सबसे इजी, घूम फिर के क्वेश्चन को पहुंचना कहां था? तो डिस्प्लेसमेंट हो गई सर 0, तो टाइम भी चेंज हो गई, घूम फिर कहेंगे तो यही। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछा मैं ए से डी, फिर डी से बी। कहां का पूछा मैं? ए से डी तो कितना लगेगा सर? 15। फिर डी से बी उल्टा गए सर, एक्सिस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा 5, 10 किलोमीटर। समझ आया कि नहीं? तो डिस्टेंस हमको कुछ कुछ चीजें दिखी कि डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल्स टू हो सकता है डिस्टेंस के, या फिर उससे कम ही होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सर डायरेक्शन में चल जाता है। बोलता है कि इतना घूम फिर के जब वहीं पहुंचना है तो डायरेक्ट पाथ जाओ। समझ आए कि नहीं? अब दूसरा चीज, जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो क्या हम पूरा बॉडी को ट्रेवल करा देते हैं? मतलब सीधा इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करते हैं कि रास्ते के बारे में बात करते हैं? रास्ता भी देखते हैं ना, कि ऐसा थोड़ी कि हाँ यहां से स्टार्ट किया वहां चले खत्म हो गया, कैसे? ऐसा नहीं होता हमारा, हम पूरा चीज देखते हैं। तो जब भाई जब हमारा पाथ में गैप में हम डिसाइड करते हैं कि स्पीड कितना होगा, स्पीड कितना नहीं होगा, मतलब हम डायरेक्शन को देख के बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे चीज में हमको क्या ध्यान रखना रहता है? एक्सेलरेशन। अब हम जब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स बाइक की बात करो एक्सेलरेटर आ जाता है, उसका काम क्या रहता है? हमेशा स्पीड बढ़ाना नहीं, स्पीड को कम करना। वो स्पीड कम ज्यादा कैसे होती है? ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हो जाती है। समझ आए कि नहीं? मगर बहुत बार क्या देखा जाता है, कोई महाशय क्या करते हैं, भीड़ में गलती से उनसे एक्सीलेटर में पैर दब जाता है और वो सामने रोनते हुए चले जाते हैं लोगों को, है कि नहीं? इसका ये मतलब है वो इंसान क्या है? अज्ञानी है बहुत ज्यादा, उसको एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता। ठीक है, एक्सीलरेशन एक्चुअल में सर हमने अभी देखा कि वो बढ़ता भी है और घटता भी है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। मतलब ये अपने आप कहां पहुंच गए हम? वेक्टर में। ठीक, तो वेक्टर में जैसे पहुंचेंगे सर तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से ही समझ आया था उसका फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, रेट आ गया मतलब सबसे पहली चीज डिनोमिनेटर में टाइम आ जाता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कहां पे थे और कहां तक स्पीड बढ़ाया आपने। और स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? u, मतलब इनिशियल, और फाइनल वाली को क्या माना जाता है? v। ये सब चीज पहले से पढ़े रखोगे, इसलिए रिवीजन नहीं है। तो एक्सेलरेशन हो गया सर फाइनल बाय इनिशियल बाय t। और इसी से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही बनता है। t को उधर ले जाओ तो at इक्वल्स टू v माइनस, तो v इक्वल्स टू आ गया u प्लस 8। कोई यहां तक दिक्कत?
अब नेगेटिव एक्सेलेरेशन कब होता है? मान लो पहले मेरी स्पीड 20 थी, 30, यहां सीधा दिख रहा है तुमको कि मैंने भैया स्पीड बढ़ाई है। कितने से स्पीड बढ़ाई है? 10 से। तो क्यों सर, कैसे पता चला आपने बढ़ाई है? सर मेरा फाइनल में स्पीड ज्यादा दिख रहा है आपको, इनिशियल में मेरे को आपको कम दिख रहा है, तो एक्सेलेरेशन बढ़ गया। उल्टा केस कर देते हैं, 30, 20, सर आपने स्पीड घटाई है ट्रैफिक के कारण, मतलब आपका फाइनल छोटा है और इनिशियल बड़ा। अब इसको सॉल्व भी अगर करोगे तो देखो नेगेटिव ही आएगा फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी, v में डाल दो 20 माइनस 30/t ले लो, देखो -10 आ रहा है इंटीजर से कॉन्सेप्ट से, तो ऐसे भी लग रहा है। ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाते समय तुमको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है। सबसे पहला चीज एकदम बेसिक, कि हर बार वो आपको वैल्यू नहीं देगा, आपको कोई कोई स्टेटमेंट पहले से कैरी करके रखना है। पहला स्टेटमेंट नंबर फैक्ट्स न्यूमेरिकल बनाने के लिए। पहला फैक्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का एक मतलब होता है ये नहीं कि वो रेस्ट से आ रही है, ये तो नॉर्मल मीनिंग निकाल दिया हम क्वेश्चन के। इसका मतलब होता है सर यू को आप 0 लेके चलो। ठीक है। सेकंड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, इसका ये मतलब है सर फाइनल वेलोसिटी आपको 0 लेनी है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आने वाला है क्योंकि आप स्पीड कम करने वाले हो। ये दो चीज तुम्हारे दिमाग में क्रैक होनी चाहिए कि हम अगर क्वेश्चन में ब्रेक्स वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए और हमको फाइनल वेलोसिटी 0 ही लेके चलनी है। यूनिट्स कैसे निकाला जाता है? यूनिट्स मतलब ऐसा यूनिट फॉर्मूला से। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस होता है मेरा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस किस में नापा जाता है? किलोमीटर में, और टाइम को आवर में, तो यूनिट क्या हो गया? किलोमीटर पर। वेलोसिटी का भी यही हो जाता है। जब मैं डिस्टेंस मीटर में लूंगा तो टाइम किस में हो जाएगा? सेकंड्स में, तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड्स। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना न्यूमेरिकल बनाते समय। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका चेंज कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ठीक है, क्योंकि आप बड़े को छोटे में चेंज कर रहे हो इसलिए ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, ऐसे याद करो। छोटे से बड़े में जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे, चेंज किस में कर रहे हो? बड़े में, तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा। फॉर एग्जांपल से अगर करूं 72 किलोमीटर पर आवर को सर मीटर पर सेकंड में करो तो 5/18 से मल्टीप्लाई किए, 18 से ये गया 4 से, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। बच्चे समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। बेटा देखो 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल कर रहा है? 72 किलोमीटर। तो मैं अगर माउथ में पूछूं कि आधे घंटे में कितना ट्रेवल करेगा तो 72/2, हाँ तो 36। तो आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में कितना ट्रेवल कर लिया वो? 36 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा? 36/। क्या ये सॉल्व करना सही है? क्योंकि सर ये मिनट में है और ये किलोमीटर में, तो तुमको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि किलोमीटर के नीचे आवर ही होना चाहिए, या तो किलोमीटर के नीचे आवर अगर नहीं है, मिनट्स है, तो किलोमीटर को किस में चेंज करो? मीटर। समझ आया कि नहीं? पक्का। अब आ जाते हैं डेरिवेशन में। डेरिवेशन से पहले ग्राफ समझते ताकि ग्राफ तुमको और अच्छे समझाएगा। ग्राफ देखो होता क्या, तुम्हारे को ग्राफ पूरा नॉलेज से पता चलेगा। पहला ग्राफ वीटी ग्राफ, फिर दूसरा एसटी ग्राफ, फिर हाँ यही 2 ग्राफ तो पढ़ना है। ठीक है, क्या बोलता है? वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ मतलब एक साइड वेलोसिटी टाइम, एसटी ग्राफ मतलब एक साइड स्पीड।
अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ रही है ये भी पता चल रहा है कि मैं कितना ट्रेवल कर रहा हूं। कैसे सर? मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, मैं पूछा मेरा ए का डिस्प्लेसमेंट बताओ तो यार, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड रहता है और स्पीड हमेशा डिस्टेंस से एसोसिएटेड रहता है। समझ आ रहा है अच्छे से? पक्का? तो सर ए में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप कुछ मत करो, ए से वेलोसिटी निकाल लो और कितने टाइम में कितना ट्रेवल की टाइम निकाल लो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये कर लो, ए का तुमको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम उसी जगह का। फिर तुम बी के पास जाओ, तुमको बी में ज्यादा दिखेगा। मतलब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो अंदर में एरिया रहता है ना, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। तो पहला चीज वीटी ग्राफ से ये पता चलता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट। सेम चीज यहां आ जाएगी फिर। तो एरिया अंडर एसटी ग्राफ बताएगा डिस्टेंस। अब सिर्फ स्लोप की बात करो, ए से बी में क्या चेंज हुआ? सर टाइम तो चेंज होगा ही होगा, साथ में वेलोसिटी भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें वेलोसिटी एकदम बराबर अमाउंट में चेंज हो रहा है, इसमें पहले सेम वेलोसिटी में चले फिर सडनली बढ़ गया। मतलब ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये किसी स्लोप में टिकी हुई है। समझ आया? किसी स्लोप में टिकी हुई है। ये स्लोप बताता है एक्सीलरेशन। ठीक है? तो मतलब अगर मैं बोलूं कि ये ग्राफ है और ये लाइन है, इसके अंदर अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो तुमको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट वहां का, और इसको कैलकुलेट करोगे ये ग्राफ के पॉइंट्स को बस, तो तुमको पता चलेगा एक्सीलरेशन। समझ आया कि नहीं? दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि जैसी मैंने स्लोप की बात की है वैसी स्लोप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे ये हो गया एक क्वेश्चन, मान लो ये ए, ये बी, ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये बी, ये ए। पूछा किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? तो एक्सीलरेशन ज्यादा उसी का होगा जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेगा, जिसका बी ज्यादा होगा और यू छोटा होगा। दोनों ग्राफ में v किसका सबसे बड़ा है? ए का। दूसरा तरीका, उसका स्लोप भी ज्यादा एंगल में, तो मतलब ए का एक्सीलरेशन क्या है सर? ज्यादा है, और बी का एक्सीलरेशन क्या है सर? कम है। कोई दिक्कत? पक्का समझ आया कि नहीं आया? तो स्लोप वाले क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे बनाने की कोशिश करोगे। उसके बाद आ जाते हैं हम किस में? डेरिवेशन में। इसके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला स्टार्ट करते, ओ ए, यहां से बी, यहां से ये सी और डी, ये वेलोसिटी, ये टाइम। तो क्लियरली एक चीज देखने मिली तुमको, ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाती है? इक्वल। ओ से ए पहले से एक वेलोसिटी लेके आया था ये बंदा, तभी यहां से बढ़ा, पहले से वेलोसिटी, तो इसको क्या बोलूंगा? यू। इसको पूरे को क्या मान लूंगा? वी मान लूंगा। तो इसको क्या मान लूंगा? क्योंकि ये कितना है? यू, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स। समझ आ गया? ये मेरा क्या हो गया? स्लोप। स्लोप हो गया तो एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा स्लोप से। तो स्लोप इक्वल्स टू BC बाय AC। तो स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। अभी बात हुआ था, भूलना नहीं, रिपीट करते रहो। BC कितना हो गया सर? V माइनस यू, और AC मेरा कितना हो गया सर? T। तो A इक्वल्स टू V माइनस यू बाई T, तो V इक्वल्स टू आ गया U प्लस AT। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, क्या क्या लिखने की जरूरत है? जो डायग्राम बना है वही लिखो। एक बॉडी पहले से उसकी वेलोसिटी u थी, फिर उसने अटेन किया अपनी फाइनल वेलोसिटी, फिर वो कहां से A से B अपना लोकेशन चेंज किया। OACD एक रेक्टेंगल है, ये सब चीजें ध्यान रखने वाली है। फिर बाद में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा? सेकेंड इक्वेशन। तो एरिया अंडर कर्व
ए बी। तो इसके अंदर अगर देखोगे तो तुमको कौन सा फिगर दिख रहा है? ट्रापेजियम। कौन सा दिख रहा है? ट्रापेजियम बोलता हूं, सॉरी, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देते हुए तो दो फिगर लिख दोगे कि सर एरिया अंडर कर्व ए बी जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका नाम क्या है? ओ ए सी डी। ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी या ए सी डी जो बोलना है। ठीक है, एरिया अंडर कर्व ये तो पता है हमको, बीटी ग्राफ है। एरिया अंडर क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या बताएगा? तो डिस्प्लेसमेंट को न्यूमेरिकल में कैसे लिखते हैं? एस। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ मतलब ओ ए इंटू ओ डी प्लस हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? बी सी। हाइट क्या है? ए सी। कोई दिक्कत यहां तक? तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू बी सी कितना मेरा? बी माइनस क्यू और ए सी कितना आ गया मेरा? टी। सबसे पहली चीज मेरे को पता रहना चाहिए मैं कौन सा इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। मेरे को किसकी जरूरत है? ए की। तो v माइनस यू, अगर तुमको याद होगा पहले इक्वेशन से हमने लेके आया था ए टी, उसको ए टी इंटू टी, तो ये डिराइव हो गया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? पक्का? अब दूसरा, एरिया अंडर कर्व ए बी को ही, अब ये ट्रापेजियम जैसा भी दिख रहा है, अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो ये क्या हो गया? एक ट्रापेजियम। एरिया ऑफ ट्रापेजियम ओ ए बी डी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? यहां तो ऐसे ही रहेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पूरा पैरेलल साइड्स क्या है? बी डी ओ ए, सम ऑफ है ना, तो ओ ए ब्रैकेट में इंटू हाइट। अब हाइट ये नहीं, अब ये चलेगा, जो कि क्या है? ओ डी। तो एस इक्वल्स टू हाफ इंटू बी डी कितना हो गया? बी। ओ ए कितना हो गया? यू। और ओ डी कितना हो गया? टी। किसको डिराइव कर रहे? फिर याद करोगे, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। टू यहां सीधा चल जाएगा तो 2s हो गया। क्या v और u है? हाँ है। t है? हाँ है। ठीक है, यहां पे t दिख रहा है कहीं पे? नहीं है ना। तो t को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। और जैसे सेकंड में हमने फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लिया था, तो थर्ड इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेंगे। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से अगर t निकालोगे तो क्या आएगा? v माइनस यू बाय t आएगा कि नहीं? उठा के इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हाफ इक्वल्स टू v प्लस यू v माइनस यू बाय। ठीक, 2a यहां पे है, 2 तो पहले चल गया था तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे को। a जाएगा तो ऐसा कितना हो जाएगा? 2a a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, फिर u उधर चल जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये हो गया फाइनल डेरिवेशन ग्राफ वाले क्वेश्चंस के साथ। समझ आया? पूरा चैप्टर यही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है चैप्टर से। ठीक है, स्केलर वेक्टर और ये। हाँ, एक चीज और, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर पूछे तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कोई यूनिफॉर्म स्पीड पूछ दे अगर तुमसे तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ और इक्वल इंटरवल्स ऑफ। नॉन यूनिफॉर्म पूछ दे तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पूछ ले तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ। अब अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में किसके पास एक्सेलरेशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म के पास, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सर वेलोसिटी तो चेंज होगी ही नहीं, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज। वर्ड कौन सा यूज करता है वो? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना लेके चलोगे हमेशा। समझ आ गया कि नहीं? एक चीज और, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। क्या बोला जाता है? और उसका ग्राफ याद रखना है तो ये होता है उसका ग्राफ रिटार्डेशन का। ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ और ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये भी याद कर सकते हो। पॉज करके वीडियो को देखते रहना।